हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इको वे विद अंशु। आज हम क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर का फॉरेन ट्रेड टॉपिक को समझेंगे। आपकी एनसीईआरटी में जिस तरह से टॉपिक गिवन है, मैं उस टॉपिक को उस तरह से समझाऊंगी, बस एक स्टोरी की हेल्प से समझाऊंगी। और जैसे कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सबसे पहले आपको मेरा वीडियो देखना है, मैं जो स्टोरी बता रही हूँ उसको सुनना है, और उसके बाद आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आपको अपनी बुक खोलकर उस पैराग्राफ को रीड करना है, उस टॉपिक के पैराग्राफ को। और उसको रीड करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इमेजिन करो एक बहुत बड़ा सुपर मार्केट है और सुपर मार्केट में अचानक से एक चेंज आता है। चेंज क्या आता है कि उसका मैनेजर चेंज हो जाता है। मैनेजर चेंज होने का मतलब है कि पूरे सुपर मार्केट का मैनेजमेंट ही चेंज हो जाता है। अब इसको इस तरह समझो कि जो सुपर मार्केट है वो इंडिया है, यानी कि वो सुपर मार्केट इंडिया का सुपर मार्केट है, और वहां पर जो मैनेजर आया है, जो चेंज होकर मैनेजर आया है, वो है कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो हम आप आगे देखते हैं कि उस सुपरमार्केट का होता क्या है। अब जो सुपरमार्केट इंडिया का है लेकिन मैनेजर कॉलोनियल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है सुपरमार्केट पे। नंबर 1, कमोडिटी प्रोडक्शन को पूरी तरीके से कंट्रोल करना। नंबर 2, ट्रेड को पूरी तरह से कंट्रोल करना। और नंबर 3, टैरिफ पर भी पूरी तरह से कंट्रोल करना। तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? इंडिया का फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम पूरी तरह से चेंज हो जाता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। अब मैनेजर बोलता है कि एक काम करो, इस सुपरमार्केट में ना फाइनल प्रोडक्ट मत बेचो, यहाँ पर रॉ मटेरियल को बेचो। तो अब क्या होता है? अब सुपरमार्केट रॉ मटेरियल बेचना शुरू कर देता है, यानी कि रॉ मटेरियल की सप्लाई इंग्लैंड में होना शुरू हो जाती है, जैसे कि कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, इंडिगो, ये सभी रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यानी कि अब सुपरमार्केट फाइनल प्रोडक्ट की बजाय रॉ मटेरियल को बेचना शुरू कर देता है। तो जैसा कि हम बाकी प्रीवियस वीडियोस में समझते हुए आ रहे हैं कि इंडिया से रॉ मटेरियल को इंग्लैंड ले जाया गया, वहाँ के मशीन्स के थ्रू एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया, यानी कि क्लॉथ्स, कपड़े बनाए गए, उनको इंडिया में लाया गया, उनको यहाँ पर बेचा गया। और इस प्रोसेस से हमें ये समझ में आया कि कॉटन जाता है ब्रिटेन और वहाँ से कपड़े बनकर आते हैं एज अ फाइनल प्रोडक्ट। और इसी को कहते हैं ट्रेड कंट्रोल, यानी कि ब्रिटिश का पूरी तरह से कंट्रोल था कि रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा, और उसका फाइनल गुड इंडिया में और इंडिया के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज में बेचा जाएगा। ये सारा कंट्रोल कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स के हाथ में था। और यहीं पर इसी के साथ ब्रिटिशर्स ने इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर मोनोपोली कंट्रोल बना दिया। मोनोपोली का मतलब होता है जब आप किसी प्रोडक्ट के सोल मैन्युफैक्चरर बन जाते हो और आप उसको अपनी तरह से अपने डिसाइड किए हुए प्राइस पर उस प्रोडक्ट को सेल करते हो। और यहाँ पर आप बस इतना सिंपल समझो कि इस टाइम पर कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरा ट्रेड कंट्रोल था। ब्रिटिशर्स ही ये डिसाइड कर रहे थे कि रॉ मटेरियल किस तरह से इंग्लैंड जाएगा और इंग्लैंड से कैसे फाइनल प्रोडक्ट्स अलग अलग कंट्रीज में बेचे जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी। और आपकी बुक में आपको ये मेंशन मिलेगा कि दैट मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड वाज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन ओनली, यानी कि 50% से भी ज़्यादा ट्रेड हम ब्रिटेन से किया करते थे। और ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा कंट्रोल ब्रिटेन का था। और साथ ही आपको अपनी बुक में एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि ऐसा नहीं था कि अगर देखो 50% से ज़्यादा अगर ब्रिटेन पर हम पूरी तरह से डिपेंड थे, तो और भी तो कुछ कंट्रीज़ होंगी जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते होंगे। तो वो जो कंट्रीज़ आपकी बुक में मेंशन की हैं वो हैं चाइना, सिलोन जिसको हम आज श्रीलंका के नाम से जानते हैं, पर्शिया जिसे हम ईरान के नाम से जानते हैं। इंडिया यहाँ से भी ट्रेड किया करता था, लेकिन जो मेन कंट्रोल था वो ब्रिटेन का ही था। और अब आगे आता है एक ट्विस्ट। अब हो जाता है सुएज कैनाल ओपन, और इस कैनाल के ओपन होने की वजह से ट्रेड और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। यानी कि अब रॉ मटेरियल बहुत ही आसानी से और फास्टली इंडिया से इंग्लैंड तक मूव कर पा रहा था, और इससे ब्रिटिशर्स का फॉरेन ट्रेड पर कंट्रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसी के साथ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर जनरल नॉलेज, जो कि आपकी बुक में मेंशन है। The most important characteristic of India's foreign trade during colonial period was generation of a large export surplus. अब इसका मतलब लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था और इंपोर्ट कम हो रहा था। अब आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा, क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट रिसीव भी तो कर रहे होंगे, तो वो सारा पैसा कहाँ जा रहा था? तो यहाँ पर आता है एक कैच। सो दिस एक्सपोर्ट सरप्लस केम एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। हाउ? बहुत सारे एसेंशियल गुड्स जैसे कि फूड ग्रेन्स, केरोसिन और क्लोथ्स मार्केट में स्कैर्सली अवेलेबल हो गए। यानी कि ये एसेंशियल गुड्स अब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम हो गए, लेकिन डिमांड इनकी पूरी थी।
तो ऐसा क्यों हुआ कि ये एसेंशियल गुड्स इंडिया के मार्केट में कम हो गए थे लेकिन डिमांड फिर भी थी, और ये डिमांड कैसे पूरी हुई? तो देखो, मेन रीजन ये था कि ये स्कैर्स मार्केट में इसीलिए हो गए क्योंकि इंडिया सारा रॉ मटेरियल तो बाहर ही एक्सपोर्ट कर रहा था, उसके खुद के घर में इन एसेंशियल प्रोडक्ट्स की कमी हो गई। तो नॉर्मली क्या होता है, जब एक्सपोर्ट सरप्लस होता है तो कंट्री में गोल्ड या सिल्वर आता है, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो फिर गोल्ड और सिल्वर और सारा पैसा गया कहाँ? तो ये पैसा गोल्ड और सिल्वर यूज हुआ कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के वॉर्स के एक्सपेंसेस के लिए, और लास्ट में इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स के लिए। यानी कि इंडिया रॉ मटेरियल भी सप्लाई करे लेकिन गोल्ड सिल्वर और पैसा ब्रिटेन अपने ऊपर खर्च करे। तो इसका इम्पैक्ट और रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? दैट इट लेड टू द ड्रेन ऑफ कंट्रीज वेल्थ। यानी कि सुपरमार्केट पैसा तो बहुत कमा रहा था लेकिन वो पैसा उसके पास रुक नहीं रहा था। तो ये था हमारा फॉरेन ट्रेड का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इको वे विद अंशु।